दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ जो माहौल है वो अभी भी कहीं ना कहीं इस देश के लोगों के अंदर जिंदा है। वो हम कभी भूल ही नहीं सकते। एक ऐसा देश जिसके साथ हम अपने बॉर्डर शेयर करते हैं, एक ऐसा देश, आतंकी बोलना चाहिए, जिसे हम अपना पड़ोसी कहने पर मजबूर हैं, एक ऐसा देश जिसने हमारे देश की आत्मा पर कई बार हमले किए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हमने जो हाल पाकिस्तान का देखा, सच में सुकून मिला। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर ख़त्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। कई लोग इसे नफरत का नाम दे रहे हैं, तो कई लोग इसे दरकिनार तक कर दे रहे हैं कि हमने ऐसा किया ही नहीं है। लेकिन अब जो खबर मीडिया में आ रही है वो भारत की ताकत और भारत की मजबूती को दिखाती है। भारत की हालिया क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक से पाकिस्तान के अंदर के टेरर नेटवर्क की हवा टाइट है। मसूद अजहर से लेकर हाफिज सईद तक की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लेकिन अभी पाकिस्तान फैले हुए इस रायते को समेटने लगा है। दुर्भाग्य यह है दोस्तों कि पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी ने कहीं ना कहीं दुनिया को यह यकीन दिलाया था कि जितना नुकसान भारत क्लेम कर रहा है, पाकिस्तान को उतना हुआ नहीं है। लेकिन हेलो, मुर्गे को बवासीर होने से लोग चिकन खाना थोड़ी ना छोड़ देते हैं, बताओ। पहलगाम हमले में 26 निर्दोष भारतीय नागरिकों की हत्या के बाद भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में बने जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी ग्रुप्स के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रिसिशन मिसाइल और एयर स्ट्राइक की थी। To start with, our fight was neither with the Pakistani military nor with anybody else who's there on the other side. Our fight was with the terrorists. We neutralized the terrorists. That we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed. ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत ने साफ कहा था कि ये हमले केवल टेरर कैंपों और उनके सपोर्ट स्ट्रक्चर पर थे, न कि पाकिस्तानी सेना या आम नागरिकों पर, ताकि ऑपरेशन को फोकस्ड, मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी रखा जा सके। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री इक्वेशन इसके बाद बिगड़ गई। देखिए, सबसे पहले तो अपने दुश्मन से इतना अंदर तक मार खाने के बाद उसे एक्सेप्ट कौन ही करता है। पाकिस्तान ने तो आज तक 71 में अपने टुकड़े होने के बाद भी उसे जीत ही बताया। लेकिन आज की कंडीशन ऐसी है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सिविलियन सरकार पहले से ही फाइनेंशियल क्राइसिस, महंगाई और पॉलिटिकल दबाव के बोझ तले है, जबकि असली ताकत आसिम मुनीर के हाथ में मानी जाती है। भारत की मिसाइल स्ट्राइक्स के बाद शरीफ ने इसे एक्ट ऑफ वॉर कहा था और एक बिफिटिंग रिस्पांस की भी धमकी दी थी। लेकिन असलियत ये निकली कि पाकिस्तान लिमिटेड मिसाइल टेस्ट, बॉर्डर पर फायरिंग और बयानबाजी से आगे बढ़ ही नहीं पाया। अब भारत के हमले के बाद से पाकिस्तान सीधे डैमेज हुए अपने लोकेशंस को ठीक करने में लगा हुआ है। अभी ये बयान आ रहा है एलईटी के कमांडर से कि मुरिदके में जो टेरर कैंप था, जिसको इंडिया ने डिस्ट्रॉय किया है, उसको वापस बनाया जा रहा है और काफी बड़े तरीके से बनाया जा रहा है। A resurrection is underway. Fresh intelligence reveals that Pakistan is directly funding the rebuild of Lashkar's terror infrastructure. Undeniable sabut of Pakistan's complicity, how the rogue state is helping Lashkar rebuild its headquarters by giving crores in funding. पाकिस्तान अब आईएसआई, आर्मी और सरकारी सपोर्ट से इन्हें तेजी से रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है, फिर से बना रहा है। खासकर छोटे हाईटेक कैंप्स बनाकर वो हमले से हुए नुकसान को भरने में लगा है। रिसेंटली पाकिस्तान को आईएमएफ फ्लड रिलीफ कैंप का पैसा मिला था। खबर है कि उसमें से 15 करोड़ लगाकर पाकिस्तान ने मुरीदके में लगे लश्कर ए तैयबा हेडक्वार्टर को ठीक कराया है। पाकिस्तान ने फंड्स का पैसा डाइवर्ट करके इसे अपने काम के लिए इस्तेमाल किया है। अंदर की खबर यह है कि सीनियर कमांडर मौलाना अबू यार, अबू जर कसूरी और उनूस शाह बकरी साइट पर सुपरवाइज कर रहे हैं। अगले साल फरवरी में इसको पूरा करने की डेडलाइन रखी गई है। इसमें कई सारे नए डिजाइन भी रखे गए हैं, जिसमें अंडरग्राउंड बंकर्स और सतह पर छोटे ट्रेनिंग एरियाज को भी रखा गया है। इसके साथ ही पीओके के लॉन्च पैड जैसे मेन इन्फिल्ट्रेशन पॉइंट्स पर काम शुरू हुआ है। ये एलओसी के करीब थे, जहां से कश्मीर में घुसपैठ होती थी। अब इन्हें घने जंगलों में बनाया जा रहा है, छोटे मिनी कैंप्स बोला जा रहा है, जिनकी ट्रेनिंग कैपेसिटी 100 से कम है। इसमें बदला गया है। लूनी, पुतवाल, टीपू पोस्ट, जमील पोस्ट जैसे फॉरवर्ड लॉन्चिंग एरियाज को अब फॉलेज रडार और लो फ्रीक्वेंसी सेंसर से लैस किया गया है। उमरन वाली, चपराल फॉरवर्ड, चोका, छोटा चक, जंगलोरा में भी काम शुरू हुआ है, जहां हाफिज सईद के आईएसआई से जुड़े लिंक्स थे। इसको ही रीबिल्ड करके पाक आर्मी गार्ड्स तैनात किए जा रहे हैं। इस खबर को सूत्रों ने 28 जून को ही बता दिया था, लेकिन अब ये खुलकर सामने आ गया है। इसके साथ ही पीओके के 13 लोकेशंस को भी रीबिल्ड किया जा रहा है। नए और एक्सपैंडेड साइट्स को भी बनाया जा रहा है। फ्रेश डेवलपमेंट में केल, शारदी, दुधनियाल, अतुमुगम, जूरा, लीपा वैली को भारी आर्मी लगाकर बनाया जा रहा है।
सोचिए ये सब आईएसआई फंड कर रहा है और वो भी वो पैसे जो बाढ़ राहत के लिए आए थे। हर साइट पर अलग सिक्योरिटी जैसे थर्मल कैमरा, एंटी ड्रोन जैमर भी लगा रखे हैं। भारत के हमले के बाद से अब बड़े कैंप्स की बजाय डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क तैयार करने की बात हो रही है ताकि अगली बार ऐसा करने पर भारत की ओर से इन्हें उतना बड़ा नुकसान न हो। मुजफ्फराबाद में बैठे जैश ए मोहम्मद का मरकज सैयदना बिलाल भी दोबारा खड़ा किया जा रहा है। ऑपरेशन में बुरी तरह हिट इन इलाकों पर 6 महीने बाद पाकिस्तान के मंत्री कासिम नून ने दौरा करके रीबिल्ड की घोषणा की है। नवंबर 2025 से काम शुरू हुआ है इसमें, और इसमें द रेजिस्टेंस फ्रंट के कमांडर्स भी इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान को दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ये सबक तो मिल ही गया है कि इंटेलिजेंस में वो भारत से काफी पीछे है। पाकिस्तान ने सबक लेते हुए बड़े कैंप्स को अब डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट्स में बांटा है ताकि एयर स्ट्राइक में पूरा नेटवर्क न तबाह हो। बहावलपुर में हुई मीटिंग के अंदर भी आईएसआई टेरर लीडर्स समिट भी हुई थी। सोचिए आतंकियों का भी समिट हो रहा है। जैश का मसूद अजहर, लश्कर का हाफिज सईद की फैमिली, हिजबुल और टीआरएफ कमांडर्स ने मिलकर पाकिस्तानी सेना के साथ प्लान बनाया है। फंडिंग, मैन पावर और लोकेशन शिफ्ट की गई है। आईएसआई ने प्रॉमिस किया है कि हर कैंप पर आर्मी प्रोटेक्शन मिलेगी। इस वजह से पाकिस्तान को सीपीईसी में भी नुकसान उठाना पड़ गया। साथ ही पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने का भी बहाना मिल गया। लो फ्रीक्वेंसी रडार जैसे सैटेलाइट और ड्रोन डिटेक्ट करने वाली टेक्नोलॉजी के साथ थर्मल इमेजेस और जंगल में छिपने के लिए फोलिएज कवर भी उन्होंने बिछाया है। एंटी ड्रोन सिस्टम लगातार हर साइट पर पाकिस्तानी आर्मी गार्ड्स द्वारा बचाए जा रहे हैं। पाकिस्तान को भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का डर अंदर तक है। इसी से बचने के लिए ये काम किए जा रहे हैं। पीओके से खैबर पख्तूनख्वा की ओर नए हाइडआउट्स भी बनाए जा रहे हैं। बाकी दोस्तों पाकिस्तान के पास कुछ और दबाव भी है। फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक घेराबंदी की वजह से पहले ही आईएमएफ की शर्तों के सामने ये घुटने टेक चुके हैं। अपनी गिरती करेंसी और घटते फॉरेन करेंसी रिजर्व से जूझ रहा पाकिस्तान फुल स्केल वॉर पर नहीं जा सकता। ये उसके लिए इम्पॉसिबल है। पहलगाम हमले और उसके बाद की स्ट्राइक्स के बाद भारत ने पानी, बिजनेस और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स पर कड़े फैसले लिए। पाकिस्तान जिससे जूझ ही रहा है। अब इसने भारत के लिए नई मुसीबत जरूर बनाई। ये रीबिल्ड एलओसी पर इन्फिल्ट्रेशन थ्रेट बढ़ा रहे हैं, जहां से घुसपैठ होने की संभावना ज्यादा है। भारतीय एजेंसियां इंटरसेप्ट और सैट इमेजरी से इसको ट्रैक कर रही हैं। एक मीडिया हाउस ने तो यह खुलासा किया है कि पाकिस्तान आतंकी संगठनों को भारी फंडिंग दे रहा है, लेकिन छोटे साइज के फ्यूचर ऑपरेशंस को चैलेंजिंग भी बना रहा है। भारत फिलहाल ऑपरेशन महादेव जैसे फॉलोअप्स और प्रीएम्प्टिव मॉनिटरिंग तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान इस समय हर तरफ से घिरा हुआ है। यही समय है जब भारत को अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करना है। एसआईआर और घुसपैठियों को भगाने जैसे काम भारत कर ही रहा है। भारत की पॉलिसी है कि जिस तरह से पाकिस्तान अपने घावों पर मरहम लगा रहा है, उसी दौरान भारत भी अपनी तैयारी कर लेना चाहता है। दिल्ली धमाकों में पकड़े गए मॉड्यूल के बाद से तो भारत और भी ज्यादा सतर्क है, लेकिन खेल ये बहुत ज्यादा खतरनाक है दोस्तों। पाकिस्तान की तरफ से साइबर अटैक की भी संभावना बताई जा रही है। भारत को अब सबसे ज्यादा तैयारी अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी पर लगानी है। इससे पहले भी एक वीडियो में हमने कहा था कि यही एक पॉइंट है जहां पाकिस्तान भारत से मजबूत है। इस नेटवर्क को बनाने के लिए भारी फंडिंग और नेटवर्क की जरूरत है। उम्मीद है भारत इस पर काम जरूर करेगा। बाकी इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।